हेलो दोस्तों, वेलकम टू अल्पाइन क्लासेस। मेरा नाम है अजय कुमार गौतम। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, या इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर जो है हमारा पूरा लेक्चर होगा कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स कैसे अराइज हुआ, उससे रिलेटेड जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि आप रिसोर्स क्या होता है, ह्यूमन वांट्स क्या होता है, और बहुत सारे इससे रिलेटेड जो शब्द होंगे उससे हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे। दोस्तों, इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, सोशल साइंस है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर ऐसा एक एस्पेक्ट है जो क्या होता है, वैरी करता है, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। हो सकता है हमारा ह्यूमन बिहेवियर कुछ और हो, आपका कुछ बिहेवियर और हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है क्या हो कि वो इकोनॉमिक्स जो हमें क्या करता है, ये सारी की सारी चीज़ों के जरिए हम लोग पढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन यानी कि इकोनॉमिक्स आया कैसे, या इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड है, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग इसमें बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो है वेरियस इकोनॉमिस्ट हुए, उन्होंने इकोनॉमिक्स की क्या डेफिनेशन दिया है, ये सारी की सारी चीज़ों को हम लोग फोकस करेंगे। जैसे कि इकोनॉमिक्स में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला जो डेफिनेशन दिया था, वेल्थ की डेफिनेशन आई थी, और कौन दिया था, एडम स्मिथ ने दिया था, जिसको हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो वैसे ही वेलफेयर की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, स्कैर्सिटी की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, ग्रोथ के डेफिनेशन की बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि क्या होता है वांटलेसनेस डेफिनेशन, जो कि जेके मेहता साहब ने दिया था। इसके साथ ही साथ जो एंट्रेंस में, जो इस बार के बीएचयू एंट्रेंस में जो है बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट पूछे, क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कि असर्शन एंड रीजन से क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत सारे मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। वो सारे क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, ताकि तभी आप एक नॉलेज और एक तरह कह सकते हैं आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स होता क्या है, उससे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे उससे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि समझने ज़रूरी है। जब तक उन कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे नहीं, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करें रिसोर्स क्या होता है और ह्यूमन वांट्स क्या होता है। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि रिसोर्स क्या है। रिसोर्स जो हमारे इन्वायरमेंट में जो भी सारी चीज़ें दिखती है, जो भी सारी चीज़ें हमारे ह्यूमन वांट्स को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, वो सारी की सारी चीज़ें क्या है, एक तरह का रिसोर्स है। जैसे कि ये जो है, ये पेन है, ये पेन क्या है, हमारे लिए रिसोर्स है। या कह सकते हैं कि जो फूड होता है, ह्यूमन वांट्स को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। बहुत सारे चीज़ें हैं जो क्या करती है, हमारे ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती है। वो सारी की सारी चीज़ें क्या है, वो रिसोर्स हैं। और यहाँ पे देखिए, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि एवरीथिंग इज आवर इन्वायरमेंट which can be used to satisfy our needs and technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable is termed as resource। यानी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो रिसोर्स होता है, रिसोर्स जो होता है वो कोई भी ऐसी चीज़ जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर दे, वो कह सकते हैं कि ह्यूमन वांट्स को जो है क्या करते हैं, कह सकते हैं सेटिस्फाई कर दे, और टेक्नोलॉजिकली क्या है, वो एक्सेसिबल हो, या कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिकली फिजिबल हो। अब दो शब्द है, एक है, पहला है टेक्नोलॉजिकली एक्सेप्टेबल या एक्सेसिबल। यानी कहने का मतलब है कि रिसोर्स ऐसी चीज़ है जिसको आप जो है टेक्नोलॉजी के जरिए जो है एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब होता है कि आप रुपए पैसे से जो है उसको क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे अगला जो है वो है कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कि आपके उस कल्चर में क्या है, उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। अब रिसोर्स में जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, एक तरह का रिसोर्स है। रिसोर्स का मतलब इससे हम हमारी नीड्स को क्या करती है, या हमारी वांट्स को क्या किया जाता है, सेटिस्फाई किया जाता है। जैसे कि हमें चाहिए लाइट, चाहिए पढ़ने के लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए। तो लाइट कैसे आएगा, इलेक्ट्रिसिटी से आएगा। ठीक इसी तरह मिल्क है, मिल्क जो है क्या है कि ये हमारे कह सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनको फीडिंग का काम किया जाता है, उनसे कराया जाता है। तो फीड कराते हैं तो हम लोग क्या है, यानी कि इसका मतलब है कि वो बच्चे के ह्यूमन वांट्स को, या बच्चा भी एक ह्यूमन है, उसकी वांट्स को क्या किया जा रहा है, सेटिस्फाई किया जा रहा है। साथ ही साथ बात करते हैं हम लोग कोल एक तरह का कह सकते हैं कोयला जो होता है। कोयले में क्या है कि कोयला भी बहुत सारी चीज़ों को, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, आपके रिसोर्स में आएगा। अब रिसोर्स के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो रिसोर्स की बहुत सारे कह सकते हैं इसके फीचर्स है, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसमें दो इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट क्या है कि रिसोर्स आर स्केयर्स या लिमिटेड,
यानी रिसोर्सेज जो होते हैं वो स्केयर्स होते हैं या लिमिटेड होते हैं। यानी इसका मतलब हो गया कि जितने भी हमारी रिसोर्सेज हैं, यानी जितनी भी सारी रिसोर्सेज है वो कह सकते हैं कि अमेंडमेंट में नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है, इसकी एक लिमिट है, इसका एक कह सकते हैं एक सीमा है। इस सीमा के बाद क्या हो जाएगा, वो पूरी की तरह से समाप्त हो जाएगा। तो यही कह सकते हैं कि रिसोर्सेज क्या है, स्केयर्स है या लिमिटेड है। यानी लिमिटेड का मतलब, इसका मतलब होता है कि ये ऐसी नहीं है कि जैसे बहुत ज़्यादा मात्रा में है, आप जितना यूज करें उतना यूज कर, ऐसा नहीं है। इसकी एक लिमिटेशन है, एक टाइम बाउंड है, जिसके बाद वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो रिसोर्सेज का पहला जो फीचर है वो है क्या है कि ये स्केयर्स होता है या कह सकते हैं लिमिटेड होता है। तो ये पहली चीज़ है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी से लिंक करके मैं इकोनॉमिक्स के बारे में या इकोनॉमिक्स होता क्या है उस चीज़ को मैं बताऊंगा। दूसरा इसका जो मेन फीचर है वो है आपका रिसोर्सेज आर अल्टरनेटिव यूजेस। यानी रिसोर्सेज आर अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव जो है इसका मतलब क्या है, अल्टरनेटिव का मतलब होता है मल्टीपल यूजेस। यानी अल्टरनेटिव यूजेज का मतलब हो गया मल्टीपल यूजेज। यानी रिसोर्सेज जो होता है वो उसके क्या होते हैं, बहुत सारी यूज होते हैं। बहुत सारे यूज का मतलब हो गया, मल्टीपल यूज का मतलब होता है इसका बहुउद्देशीय उपयोग है। जैसे आप क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ये क्या है, लाइट जलाने के लिए भी काम आता है। साथ ही साथ आप जो है कह सकते हैं कि घर में जो है लाइटिंग के लिए, फैन चलाने के लिए, बल्ब जलाने के लिए, मतलब बहुत सारे ऐसे यूजेज हैं जिसे आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, स्केयर्स है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है आपके पास। साथ ही साथ ये क्या है कि इसका मैंने बताया कि ये अल्टरनेटिव यूजेज है, इसके आप बहुत सारे यूज कर सकते हैं। ठीक इसी तरह अगर हम लोग मिल्क की बात करें तो मिल्क जानते हैं कि ये भी क्या एक रिसोर्स है, और रिसोर्स होने के साथ साथ क्या है, इसका अल्टरनेटिव यूजेज है, लिमिट में है। यानी कि मिल्क लिमिटेड है और साथ ही साथ इसके अल्टरनेटिव यूजेज है। अल्टरनेटिव यूज का मतलब है कि बच्चों को फीड करा सकते हैं, इससे बहुत सारे स्वीट्स बनाई जाती हैं, इसके जरिए हम लोग चीज़ बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं। तो बहुत सारे इसके क्या है, यूजेज हैं, मल्टीपल यूजेज है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि रिसोर्सेज क्या है, स्केयर्स है, साथ ही साथ इसके मल्टीपल यूजेज हैं। इसी तरह अगर आप बात करेंगे, कोल की बात करेंगे तो कोल का भी वेरियस यूजेज है या कह सकते हैं मल्टीपल यूजेज है। पेट्रोलियम की बात करेंगे तो यह भी क्या है, एक तरह का मल्टीपल यूजेज है। तो यानी जितने भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का क्या है, एक तरह कह सकते हैं कि ये रिसोर्सेज क्या है कि स्केयर्स है, यानी स्केयर्स का मतलब लिमिटेड है, इसकी लिमिट है, और साथ ही इसके क्या है, ये अल्टरनेटिव यूजेज है, यानी इसके भिन्न भिन्न यूज है या इसके मल्टीपल यूजेज है या वेरियस यूजेज है। अब दूसरी चीज़ हम लोग बात करें वो है हमारा ह्यूमन वांट्स। इस चीज़ की बात करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एज ह्यूमन बीइंग हमारी और आपकी क्या बहुत सारी वांट्स है। बहुत सारे वांट्स का मतलब हो गया बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है, बहुत सारे कह सकते हैं एस्पिरेशंस है, बहुत सारे कह सकते हैं कि आपकी डिजायर्स हैं। उन सभी डिजायर्स को जैसे कहने का मतलब है कि हमें चाहिए, मेरी एस्पिरेशंस है कि मेरे पास फोर व्हीलर कार हो या टू व्हीलर्स अच्छी वाली कार हो। तो ये बहुत सारे लोग हैं, कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग की बहुत सारे एस्पिरेशंस होते हैं, बहुत सारे डिजायर्स होते हैं। उन सभी डिजायर्स को, उन सारी चीज़ों को जो है कहते हैं हम लोग ह्यूमन वांट्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका डेफिनेशन देखिए कि ह्यूमन वांट्स क्या होता है। तो ह्यूमन वांट्स की बात करते हैं तो ऑल द डिजायर्स एंड एस्पिरेशंस एंड मोटिव्स ऑफ ह्यूमन्स। यानी ह्यूमन की जो भी एस्पिरेशंस है, जो भी डिजायर्स है, या कह सकते हैं जो भी मोटिव्स है, उन सारी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमन वांट्स कहते हैं। यानी हम बहुत सारी चीज़ों, यानी कि हम जो जीवित हैं तो हमारी बहुत सारे क्या है, डिजायर्स है। डिजायर्स का मतलब बहुत सारे जो है हमारे पास चाहते हैं, वांट्स है। ये सारी की सारी चीज़ क्या होती है, ह्यूमन वांट्स में आता है। अब अगर हम लोग बात करें अकॉर्डिंग टू सेलिगमैन ने क्या कहा था कि जितने भी कह सकते हैं कि द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज एग्जिस्ट ऑफ ह्यूमन वांट्स। यानी कि अगर इकोनॉमिक में कोई भी एक्टिविटी हो रही है या हमारे आर्थिक कह सकते हैं क्रियाएं में जो भी क्रियाएं हो रही हैं, वो उसका कारण जो है, उसका बेसिक पॉइंट है या कह सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ह्यूमन वांट्स है। अगर ह्यूमन वांट्स नहीं होता तो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होता, और इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होता तो बहुत सारी चीज़ें नहीं अराइज होती। तो यही कह सकते हैं कि जो ह्यूमन वांट्स है क्या है, एकदम बेसिक पॉइंट है, कह सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। तो ये ध्यान रखिए, दो कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं ह्यूमन वांट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। ह्यूमन वांट्स की बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे फीचर्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ह्यूमन वांट्स का मतलब है, पहला चीज, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। यानी ह्यूमन की जो वांट्स होती है उसका कोई लिमिट नहीं है, देयर इज नो लिमिट ऑफ ह्यूमन वांट्स।
जैसे कि यहाँ पे लिखा है नो एंड्स ऑफ वांट्स, यानी वांट्स का कोई एंड नहीं है। जैसे आप जानते हैं कि अगर आज आप एज ए इंडिविजुअल्स आपकी बहुत सारी वांट्स होती है, एक वांट्स पूरा होती है तो आप क्या करते हैं, दूसरी वांट जनरेट हो जाती है। इसी तरह क्या है कि आपकी वांट्स का कोई भी एंड नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप एक स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट है तो आप सबसे पहली बेसिक नीड है कि सपोज दैट क्या है कि आप स्कूल जाते हैं, स्कूल वॉक करके जाते हैं। अब वॉक करके जाते हैं तो आप सोचेंगे कि काश मेरे पास एक जो है क्या कह सकते हैं साइकिल होती। तो अब पहली आपकी क्या है, पहली जो आपकी वांट्स है वो क्या है, साइकिल की है। और साइकिल क्या हुआ कि अब सपोज दैट आपके घर वालों ने क्या किया कि जो है साइकिल आपको दे दी, एक ऑफर कर दी, और आपके पास जैसे ही साइकिल मिलेगा तो आप सोचेंगे कि काश मेरे पास एक बाइक होती। आप सोचते कि एक बाइक होती, तो बाइक होती तो इसके बाद जो है जैसे ही आपको बाइक भी मिल जाएगी तो बाइक के बाद आप सोचेंगे कि कार, मेरे पास एक कार होती, काश एक मेरे पास एक कार होती, कार मिल जाती तो आप सोचे, यानी उससे यानी कि ये कह सकते हैं कि जो वांट्स होती है ह्यूमन की वो क्या होती है मल्टी, या कि ये इसका कोई इंट्स नहीं है। ये क्या होता है, जैसे जैसे हमारी वांट्स पूरा होती जाती है एक नई वांट्स जनरेट होती जाएगी, और ये इसका कह सकते हैं देयर इज नो इंट्स, यानी इसका कोई भी इंट्स नहीं है। तो ये समझ में आ गया आप लोग। तो आगे चलते हैं। पहला दूसरा इसमें अगर हम बात करें तो अ पर्टिकुलर वांट्स इज सटिफिएबल, यानी आप क्या कर सकते हैं, ह्यूमन की जितनी भी इनलेस वांट्स है जिसका कोई सीमा नहीं है, उसमें से एक पर्टिकुलर वांट्स को आप क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अगर वॉक करके स्कूल जा रहा हूँ तो मुझे साइकिल की जरूरत है तो एक पर्टिकुलर वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। बाइक की जरूरत है तो बाइक आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर कह सकते हैं कि इंटायर वांट्स जो है कह सकते हैं आपकी पूरी इंटायर यानी लाइफ की पूरी कह सकते हैं जो वांट्स है वो उसको आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे कि वांट्स जो है क्या है, एक पर्टिकुलर वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, एक निश्चित वांट्स को, एक निश्चित चाहत को आप क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं, बट इंटायर वांट्स को आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तीसरा जो इसका इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है वांट्स आर रेकरिंग। वांट्स क्या है, वो एक रिपीटेटिव है, यानी कि रिपीटेटिव का मतलब है कि जो वांट्स होता है वो क्या होता है, रिपीट होता है। ऐसा नहीं कि जैसे कि आप एक बार खाना खा लिए, एक बार फूड आपने क्या कर दिया, लंच कर लिया, तो इसके बाद आपको दोबारा लंच करने की जरूरत नहीं होती। वांट्स क्या होता है, वो रिपीटेटिव होता है या रेकरिंग नेचर का होता है, ये बार बार आपको जनरेट होता रहेगा। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो ह्यूमन वांट्स के बाद है वो है वांट्स आर कंप्लीमेंट्री, यानी कंप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि ये जो है क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि आप जैसे क्या है कि अगर आपको भूख लगी है तो इसमें क्या है कि आप ऐसा नहीं है कि बस रोटी ही खा लेंगे तो आपको भूख सेटिस्फाई हो जाएगी। इसके साथ रोटी के साथ साथ आपको क्या चाहिए, सब्जी चाहिए, या अपने अकॉर्डिंग आपको क्या चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो वांट्स जैसे कह सकते हैं ये कंप्लीमेंट्री होता है, इसमें एक साथ कई चीज़ों को जो है क्या करेंगे, मिलाएंगे, तभी आपकी वांट्स सेटिस्फाई हो सकती है। इसके बाद जो अगला जो है वांट्स, अगला ह्यूमन वांट्स का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है वांट्स आर वेरी इन द अर्जेंसी, यानी वांट्स जो है क्या होता है, ये जो है हमारे कह सकते हैं कि ये कितनी अर्जेंट है उसके ऊपर निर्भर करता है। यानी वांट्स आर बेस्ड ऑन कह सकते हैं अर्जेंट, यानी ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कितना अर्जेंट है, इसके ऊपर भी क्या कर सकता है, करते हैं कि डिपेंड है। तो ये आपका रहा ह्यूमन वांट्स। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि देखिए यहीं से इकोनॉमिक्स जो है अराइज होता है। जैसे मैंने बताया कि ह्यूमन या कह सकते हैं रिसोर्सेस क्या है आपका, स्केयर्स है या कह सकते हैं लिमिटेड है। दूसरा चीज़ इसका जो है इसके अल्टरनेटिव यूजेज है, ये हो सकता है, ये दो चीज़ें हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ह्यूमन वांट्स की बात करें तो देखिए यहाँ पे ये दो चीज़ें, ये अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए ये जो दोनों चीज़ें कि ह्यूमन वांट्स क्या अनलिमिटेड है, और आपके रिसोर्सेज यानी कि ह्यूमन वांट्स को आप अपने रिसोर्सेज से क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। यानी ह्यूमन वांट्स जो है यानी हमारी जो डिजायर्स है, एस्पिरेशंस है, वो सारी की सारी चीज़ें किससे पूरा हो सकती है, रिसोर्सेज से। और रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज स्केयर है, लिमिटेड है, और उसके अल्टरनेटिव यूजेज है। तो यही चीज़ है, यानी इन्हीं दोनों के बीच में मिसमैच होने के कारण, यानी ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है और आपके जो है रिसोर्सेज लिमिटेड है, साथ ही साथ अल्टरनेटिव यूजेज हैं। इसी वजह से क्या हो गया कि यहाँ पे मिसमैच हो गया, यानी जितनी हमारी वांट्स थी उतने हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। इसी वजह से क्या होता है कि स्कैर्सिटी की बात आती है,
यानी स्कैसिटी आती है। स्कैसिटी का मतलब हो गया कि यहाँ पे आपके वांट्स कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपके रिसोर्सेज क्या है, आपके कम है। ये चीज़ें हैं यहाँ पे, यहीं से क्या होता है, इकोनॉमिक्स अराइज होता है। यानी कि आप जो है कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स ये बताता है, इकोनॉमिक्स हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि आप कैसे अपने अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को, या कह सकते हैं आप अपने वांट्स को कैसे जो है लिमिटेड रिसोर्सेज से आप फुलफिल करेंगे। यही सब्जेक्ट यानी यही इसी चीज़ को जो है स्टडी कराता है, वो कौन कराता है, इकोनॉमिक्स। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये यहाँ से अराइज हुआ है, यानी हमारे ह्यूमन की जो अनलिमिटेड वांट्स है और लिमिटेड रिसोर्सेज, या कह सकते हैं कि रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है, साथ ही साथ अल्टरनेटिव है। तो इनके बीच मिसमैच होने की वजह से क्या होता है कि हमारे पास स्कैर्सिटी जनरेट होती है, और यहीं से क्या होता है कि आप जो है इकोनॉमिक्स अराइज होता है। इकोनॉमिक्स हमें ये बताता है कि ह्यूमन क्या करे, जो अपनी अनलिमिटेड वांट्स है, उन अनलिमिटेड वांट्स को कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से फुलफिल करेगा, यही इकोनॉमिक्स बताने की कोशिश करता है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे अगला जो बात है वो करेंगे हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की। अब जैसे ये बात किया जाए कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम यानी हर इकोनॉमी की ये प्रॉब्लम है, यानी जैसे हर इकोनॉमी में आप देखेंगे तो रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, और उसके अल्टरनेटिव यूजेज है। साथ ही साथ क्या है, ये जो है ह्यूमन वांट्स क्या है, वो अनलिमिटेड है। अब यहीं से क्या होता है कि जब आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे, साथ ही साथ ये जो है अल्टरनेटिव यूजेज होंगे और अनलिमिटेड वांट्स होंगी, तो जब इसके बीच मिसमैच होगा, यानी ह्यूमन वांट्स बहुत ज़्यादा है, आप बहुत सारी चीज़ों को जब डिजायर करते हैं लेकिन रिसोर्सेज कम है, तो वहाँ पे क्या होता है, स्कैर्सिटी जनरेट होती है। स्कैर्सिटी का क्या मतलब है, देखिए स्कैर्सिटी का जो मतलब होता है वो ये है, इफ लिमिटेड रिसोर्सेज फॉल शॉर्ट, यानी अगर हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज है वो क्या हो जाए, फॉल शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब हो गया कि कम हो जाए, टू मीट द अनलिमिटेड वांट्स, यानी जब हमारी क्या हो जाती है कि जो जितनी भी अनलिमिटेड वांट्स है उससे हमारी रिसोर्सेज कम हो जाए, तो इस सिचुएशन को हम लोग कह सकते हैं कि इस तरह की सिचुएशन को हम लोग स्कैर्सिटी कहते हैं। तो यही चीज़ें हैं आपको, यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम में आप समझ जाइए कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आपके रिसोर्सेज लिमिटेड हो, उसके जो है अल्टरनेटिव यूजेज हो, और साथ ही साथ ह्यूमन वांट्स को क्या हो, अनलिमिटेड हो। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, स्कैर्सिटी होती है। स्कैर्सिटी का मतलब हो गया कि जो हमारे कह सकते हैं रिसोर्सेज है वो हमारे अनलिमिटेड वांट्स को जो है फुलफिल ना कर पाए, तो इसी सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैर्सिटी। अब स्कैर्सिटी यही सारी चीज़ें हैं, और स्कैर्सिटी क्या करती है, सभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अराइज करती है। यानी स्कैर्सिटी नहीं होगा तो कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होगा, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होगा तो कह सकते हैं कि हमको जो है चूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी अभी मैंने कहने का मतलब है कि आपके पास क्या है कि आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं कि बहुत सारे आपके पास अल्टरनेटिव यूजेज है, यानी कह सकते हैं रिसोर्सेज जो है अल्टरनेटिव यूज है उसका, लेकिन आपके पास ह्यूमन वांट्स क्या है, वो अनलिमिटेड है। तो उसमें मिसमैच जब होगा ना, तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि आप क्या करना शुरू कर देंगे। आप जब मिसमैच होगा, जैसे कहने का मतलब है कि आपके पास बहुत सारी नीड्स है, यानी एक दो, यानी कह सकते हैं कि आपकी फूड की नीड्स है, आपके पास जो है क्लॉथिंग की नीड्स है, आपके पास जो है शेल्टर की नीड्स है, यानी आप चाहते हैं कि जो है हमें फूड यानी भोजन, कपड़ा, मकान, ये सारी बहुत सारी नीड्स है। अब आपके पास जो रिसोर्सेज है, सपोज दैट ये क्या ह्यूमन वांट्स है, यानी ह्यूमन वांट्स की अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो वो अनलिमिटेड बनती जाएगी। और आपके पास रिसोर्सेज क्या होगी, आपकी जो इनकम होगी वो क्या होगी, वो इनकम क्या होगी, लिमिट होगी या लिमिटेड होगी, उसका लिमिटेड होगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ जाता है, आप क्या करते हैं, अपनी चॉइस करते हैं। यानी कि चॉइस करने का मतलब है कि आपकी कौन सी वांट सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सी वांट सबसे अर्जेंट है, उन्हीं को आप अपना रिसोर्सेज या कह सकते हैं जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसके ऊपर क्या करेंगे, खर्चा करेंगे। तो यही चीज़ें समझने की कोशिश करना है आपको कि आप क्या कर रहे हैं कि आप अपने वेरियस अल्टरनेटिव्स में या वेरियस ह्यूमन वांट्स में क्या करते हैं, अपने लिमिटेड रिसोर्स को क्या करते हैं, लगाते हैं। तो आप चॉइस करते हैं कि कौन सी वांट्स मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी पे क्या करेंगे, आप पैसा अपना एक्सपेंड करेंगे। तो इसी को बोला जाता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, क्योंकि आपके पास इनलेस क्या है, वांट्स है, और आपके पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। तो इसमें आप क्या करते हैं, चॉइस करते हैं। तो इसी को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, या कह सकते हैं एलोकेशन ऑफ
रिसोर्सेज, यही दोनों चीज़ें हैं। यानी कि आप क्या है कि आप यहाँ पे अपने अनलिमिटेड वांट्स में क्या करते हैं, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में के जरिए क्या करने की कोशिश करते हैं, चूज करने की कोशिश करते हैं कि कौन सी वांट्स मेरे लिए बहुत अर्जेंट है, तो इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस। या आप ये करते हैं कि अपने रिसोर्स को एलोकेट करते हैं कि हम कहाँ पे अपने रिसोर्स को खर्चा करेंगे। ये सारी चीज़ें क्या है यहाँ पे ये है। और जैसे ये आएगा फिर आगे हम लोग बात करेंगे। अब जैसे ही आपको प्रॉब्लम ऑफ या कह सकते हैं कि जो है प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस करना पड़ेगा, तो फिर यही चीज़ क्या है कि आप क्या कि ये समझ जाइए कि ये क्या है कि दिस शोज दैट व्हेन अनलिमिटेड रिसोर्सेज फॉल टू शॉर्ट टू मीट द अनलिमिटेड वांट्स ऑफ द सोसाइटी। यानी यही सारी चीज़ें कब होती है, जब कहने का मतलब है कि जब आपके पास अनलिमिटेड वांट्स होगी और लिमिटेड रिसोर्सेज होगा, तो आपको देखने को मिलेगा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये सारी चीज़ें, और जब ऐसी सिचुएशन होगी कि अनलिमिटेड वांट्स होगी और जो है लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, एक जो कहने का मतलब मैंने पहले भी बताया कि इन्हीं सारी चीज़ों को क्या करता है, एडजस्ट करने की कोशिश करता है। कौन बताता है, उसके लिए इकोनॉमिक्स पिक्चर आता है, यानी इकोनॉमिक्स उसका जो है रोल निभाता है। तो इसीलिए कहते हैं इकोनॉमिक्स कम इनटू द प्ले इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली एलोकेटेड द रिसोर्सेज। यानी कहने का मतलब है क्या कि इकोनॉमिक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है या इकोनॉमिक्स ही ऐसा कह सकते हैं कि सब्जेक्ट मैटर है जो क्या करता है कि आपके लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे आप अनलिमिटेड वांट्स को जो है क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, कैसे उसको जो है अपना सारी चीज़ें उसमें मैनिपुलेट करेंगे। तो वो सारी की सारी चीज़ें कौन बताता है, आपको इकोनॉमिक्स बताता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी की सारे कॉन्सेप्ट जो है इकोनॉमिक्स के समझ में आगे होंगे। अब अगला जो टॉपिक है वो है आपका, वो है रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड स्कैरसिटी। यानी इकोनॉमिक्स और स्कैरसिटी में क्या रिलेशन है, तो आइए समझते हैं इसको। देखिए, द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी गेव बर्थ टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। यानी मैंने पहले भी बताया कि अगर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम ना होती तो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना ही नहीं पड़ता। यानी इस इकोनॉमी में जो है अगर आपके अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स के अनलिमिटेड वांट्स ना होते और ना ही जो है आपके जो है रिसोर्सेज लिमिट में होता, तो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। तो यही चीज़ कह रहा है कि अगर यानी कह रहा है द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी गिव बर्थ टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। यानी इकोनॉमिक्स की स्टडी का या इकोनॉमिक का बर्थ ही क्यों हुआ, क्योंकि प्रॉब्लम या कह सकते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी के वजह से। दूसरा है इंपॉर्टेंट, देयर रिलेशन इज सच दैट इफ देयर इज नो स्कैरसिटी देयर इज नो नीड फॉर इकोनॉमिक्स। अगर आपकी इकोनॉमी में स्कैरसिटी नहीं होता तो इकोनॉमिक्स भी नहीं होता। द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स वॉज इसेंशियली फाउंडेड इज इन ऑर्डर टू एड्रेस द इशू ऑफ रिसोर्स एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन रिस्पॉन्स टू स्कैरसिटी। यानी कि ये क्या करता है, इकोनॉमिक्स यही काम करता है कि जितने भी आपके जो है कह सकते हैं कि रिसोर्सेज हैं उनका एलोकेशन करता है कि कहाँ पे आप अपने रिसोर्सेज का मतलब जो भी रुपया पैसा है वो सारी चीज़ें आप कहाँ पे लगाएंगे, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहीं पे बताता है। अगला हम लोग बात करेंगे, आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इकोनॉमिक्स की, कि इकोनॉमिक्स वर्ड कहाँ से आया है, उसका मीनिंग क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। इसके बाद देखिए, द वर्ड इकोनॉमिक्स इज ग्रीक वर्ड। यानी इकोनॉमिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड है। ग्रीक में इसको हम लोग बोलते हैं ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। यानी एक तरह कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, ग्रीक वर्ड में हम लोग इसको ओइकोनोमिया बोलते हैं, और इकोनोमिया का इंग्लिश में इसका मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, यानी मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, यानी कि पूछता है कि ये जो है ग्रीक वर्ड से कौन से वर्ड से लिया गया, तो आप ओइकोनोमिया बोलेंगे। और ओइकोनोमिया का मतलब क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें से क्वेश्चन पूछता है। अब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक के डेफिनेशन से, और इकोनॉमिक के डेफिनेशन में कौन से इकोनॉमिस्ट ने क्या बात बोली है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहला अगर हम लोग देखें तो पहला जो डेफिनेशन है वो है आपका वेल्थ के डेफिनेशन। और वेल्थ की डेफिनेशन कौन दिया है, वेल्थ की डेफिनेशन जो सबसे पहले देने वाले व्यक्ति थे वो थे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने 1776 में
जो है इकोनॉमिक्स के बारे में सारी की सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया। एडम स्मिथ को हम लोग जानते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, यानी इकोनॉमिक अर्थशास्त्र के पिता इन्हीं को बोला जाता है। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया कि एक बुक पब्लिश किया था, बुक का नाम था, या कह सकते हैं एक आर्टिकल पब्लिश किया था, उस आर्टिकल का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको पॉपुलर, जो वेल्थ ऑफ नेशन से क्या है पॉपुलर है। यानी इन्होंने एक बुक दिया था, या कह सकते हैं एक आर्टिकल लिखा था, जिस आर्टिकल का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, और इसको जो है हम लोग कह सकते हैं कि ये पॉपुलर है वेल्थ ऑफ नेशन से, यानी कि इसको जो है वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से ज़्यादातर पॉपुलर है। दूसरी चीज़ अगर हम लोग बात करें, उन्होंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या दिया था, यानी ही डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज ए साइंस विच इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। देखिए, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे कि उन्होंने क्या बताया, इकोनॉमिक्स के बारे में बात क्या किया, उन्होंने बोला कि वो हर चीज़ आप करें, या वो उन सारी एक्टिविटीज़ से जिससे वेल्थ का क्रिएशन होता है या वेल्थ का जनरेशन होता है, वो सारी की सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स में आती है। ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने बोला था। देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इट स्ट्रेस ऑन मटेरियल गुड्स, यानी कि इन्होंने पूरा का पूरा स्ट्रेस किया था अपनी डेफिनेशन में, पूरा का पूरा जो फोकस किया था उन्होंने मटेरियल गुड्स के ऊपर फोकस किया था कि हम क्या करें कि जितने भी वेल्थ हैं, मटेरियल क्या है, वेल्थ है, क्या कह सकते हैं, वेल्थ जो है क्या है मटेरियल में होता है। मटेरियल का मतलब होता है कि जिसको आप टच कर सकें, तो वेल्थ क्या है, एक मटेरियल है। तो इन्होंने बोला क्या कि जो है वेल्थ का हम लोग एक्वायर करें, यानी कैसे हम लोग वेल्थ को एक्वायर करें। दूसरी चीज़ बात किया इन्होंने एक्यूमुलेशन की बात किया कि वेल्थ को एक्यूमुलेट किया जाए, और तीसरा जो बात किया इन्होंने कि उसका एक्सपेंडिचर किया जाए। यानी इन्होंने बात किया कि अगर आप जो है अपनी इकोनॉमी, या कह सकते हैं अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा अगर वेल्थ का एक्वायर करते हैं, एक्विजिशन करते हैं और उसका एक्सपेंडिचर करते हैं, तो क्या होगा, इससे वेल्थ का क्रिएशन होगा। यही सारी चीज़ें इन्होंने बात किया था अपने डेफिनेशन में। इसके आगे हम लोग बात करते हैं। उन्होंने बोला कि हर नेशन की या हर राष्ट्र में जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे प्रॉब्लम्स या कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स है, पॉवर्टी की प्रॉब्लम्स है, उन सारी प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं आप दूर कर सकते हैं। कैसे, वेल्थ के जरिए, यानी वेल्थ का ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएशन करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जब क्रिएशन करेंगे, यानी कि वेल्थ इज प्रोड्यूस, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ को प्रोड्यूस करिए और उसको जो है अपनी इकोनॉमी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करिए। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब है कि सभी को बराबर बराबर भाग में जाना चाहिए। इन्होंने इस बात को यानी इस पे फोकस किया था कि जो भी सारी चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ का क्रिएशन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ का एक्वायर करिए, एक्यूमुलेट करिए, और साथ ही एक्सपेंडिचर करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे देश में जो है जितनी भी प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या, या फिर बात करें हम लोग जो है पॉवर्टी की समस्या, उन सारी समस्याओं को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। फिर उन्होंने बात किया था, यानी कि उनकी डेफिनेशन का बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ, या उनको जो है उन्होंने जो अपनी बात कहा था, उन बात को जो है बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने क्या किया, उनका अपोज किया। तो देखिए, सबसे पहले एडम स्मिथ की जो सारी चीज़ें, यानी कि जो भी डेफिनेशन या जो भी उन्होंने वर्ड्स या जो भी बातें बोली थी, तो उसमें बहुत सारे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, उसमें जो है एक थे अल्फ्रेड मार्शल भी थे, उन्होंने बहुत सारे उनको बातों को क्या किया, क्रिटिसाइज किया कि आप जो बोल रहे हैं वो क्या है कि केवल बात कर रहे हैं, बस केवल मटेरियल की बात कर रहे हैं, वेलफेयर की बात कर ही नहीं रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने यानी उनकी डेफिनेशन से इग्नोर किया गया था। तो देखिए, सबसे पहले जो बात किया गया, जो भी क्रिटिक्स थे उन्होंने कहा कि आपकी डेफिनेशन में बस ब्रेड एंड बटर की बात किया, या कह सकते हैं ब्रेड एंड बटर साइंस बोला। यानी कि उन्होंने बोला कि आप जब केवल बात कर रहे हैं कि कैसे ब्रेड और बटर एक साइंस, यानी इन्होंने बात किया। दूसरी बात किया कि गॉस्पेल ऑफ मेमोन्स और अडिस्पल साइंस, यानी इन्होंने इस बात पे, यानी कि जितने भी क्रिटिक्स थे उन्होंने ये शब्द दे के इनकी डेफिनेशन को क्या किया, क्रिटिसाइज किया। और इनका जो मेजर जो कह सकते हैं कि क्रिटिसिज्म था वो ये था कि इनकी डेफिनेशन केवल नैरो डेफिनेशन थी। नैरो डेफिनेशन का मतलब है कि इसमें बस केवल बात की गई थी मटेरियल की, मटेरियल गुड्स की बात किया गया था, यानी जो भी सारी चीज़ें हैं कह सकते हैं वेल्थ के ऊपर ही फोकस था। इसमें जो कह सकते हैं कि जो सर्विसेज होती है, यानी कि इनके डेफिनेशन में गुड्स के ऊपर बस बात किया गया था कि ठीक जैसे हम लोग गुड्स की बात, लेकिन इनकी डेफिनेशन में जो है
सर्विसेज पूरी तरह से इग्नोर किया गया था। सर्विसेज जैसे कि टीचर की सर्विसेज, डॉक्टर्स की सर्विसेज, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज, इन सारी चीज़ों को जो है क्या किया गया था, पूरी तरह से इग्नोर किया गया था। तो ये थे। दूसरा था नेग्लेक्ट ऑफ वेलफेयर, यानी इनकी डेफिनेशन में वेलफेयर नाम का कोई भी चीज़ नहीं था। इन्होंने बोला कि आप कोई भी काम करिए जिससे वेल्थ का जनरेशन हो रहा है तो क्या है कि वो आपका इकोनॉमिक्स है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इन्होंने बात किया था, या इन्होंने इस बैकग्राउंड पे जो है जो भी इनके क्रिटिक्स थे उन्होंने क्या किया, इनकी डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया था। और इस आधार पे उन्होंने ये साबित कर दिया कि जो भी एडम स्मिथ ने दिया हुआ है उनकी डेफिनेशन कह सकते हैं इनएप्रोप्रिएट है और कह सकते हैं इनएडिक्वेट है। तो यानी कि इस तरह से इन्होंने क्या किया, पूरा पूरा जो है इनके डेफिनेशन के इनके जो है कॉन्सेप्ट तो पूरी तरह से रिजेक्ट किया। कौन? अल्फ्रेड मार्शल ने, और उनके साथ साथ कई इकोनॉमिस्ट ने इनको ये किया, क्रिटिसिज्म किया। इसके बाद जो है इन्हीं यानी कि वेल्थ की डेफिनेशन में एक और आते हैं जिनका नाम है आपका जेबी शे, जो 1820 में जो है अपनी डेफिनेशन दिया। और इन्होंने बोला क्या कि साइंस विच डील विथ वेल्थ, यानी इन्होंने बस ये सिंपली क्या कर दिया कि जिन्होंने यानी कि जो एडम स्मिथ ने बोला था उनको उन्हीं की बातों को क्या कर दिया, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक साइंस है जो वेल्थ के साथ क्या करती है, डील करती है। समझ आ गया? आगे फिर इनकी डेफिनेशन के साथ इन्हीं के साथ जो वेल्थ के साथ एक और आए F.A. वाल्कर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला क्या इकोनॉमिक्स इज दैट बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिलेट टू वेल्थ, यानी कि यही सारी चीज़ें इन्होंने बोलते हुए, यानी कि इनके साथ जो है इनके सपोर्टर थे, कह सकते हैं एडम स्मिथ के बहुत सारे सपोर्टर थे, जिसमें JB.C. आते हैं और F.A. वाल्कर आते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता क्या है कि यहीं से क्वेश्चन पूछा हुआ है, और मैं अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें भी क्वेश्चन को दूंगा। जैसे कि क्वेश्चन पूछ देगा हु रिलेट्स टू, या कह सकते हैं विच अमंग द फॉलोइंग रिलेट्स टू वेल्थ डेफिनेशन। तो उसमें हमारा जो पहला आंसर आता है, उसमें पहला जो आंसर आता है उसमें एडम स्मिथ का नाम आता है। लेकिन आपको कई बार क्वेश्चन पूछा गया, उसमें एडम स्मिथ का नाम को हटा दिया गया, वहाँ पे नाम था JB.C. का। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी वेल्थ की डेफिनेशन आएगी तो इन तीनों लोग का नाम आएगा, एडम स्मिथ साथ ही साथ जो आएंगे JB.C. और F.A. वाल्कर। तो इन सारे लोगों को भी ध्यान में रखना होगा आपको। फिर दूसरा जो डेफिनेशन है वो है वेलफेयर की डेफिनेशन। वेलफेयर की डेफिनेशन में जो है ये आते हैं, सबसे पहले आते हैं अल्फ्रेड मार्शल, जिन्होंने जो है 1890 में अपनी डेफिनेशन दिया था। इसमें क्या है, इन्होंने जो बुक पब्लिश किया वो क्या था, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के में इन्होंने क्या किया कि बहुत सारी चीज़ें वेलफेयर और सारी चीज़ों को क्या किया, इन्होंने कवर किया। इनकी डेफिनेशन इतनी ये है, इनके डेफिनेशन में पूरा का पूरा इन्होंने बताया हुआ है कि इसमें क्या क्या करना है। उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता देता हूँ। इन्होंने जो बात किया था, इन्होंने बात किया कि इसमें जो है मैनकाइंड की स्टडी करनी है। इसमें इन्होंने बात किया, यानी इसमें जो है बात किया गया वेल्थ की भी बात किया गया एक साथ, और दूसरी साथ जो है मैन की भी बात किया गया, यानी कि दोनों चीज़ इन्होंने वेल्थ और वेलफेयर दोनों की बात किया। तो इन्होंने बताया क्या कि इट टेक्स इनटू अकाउंट ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, यानी इन्होंने बात किया कि ह्यूमन, या कह सकते हैं कि इनकी डेफिनेशन में बात किया गया है ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में। लेकिन इन्होंने क्या किया, दो तीन चीज़ों को छोड़ दिया है। इन्होंने सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल एस्पेक्ट को इन्होंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। और इनकी जो डेफिनेशन थी, उन्होंने ज़्यादा मटेरियल वेलफेयर पे ज़्यादा ध्यान दिया था। तो इन सारी चीज़ों को जो है समझते हुए आप लोग तैयारी करिए। फिर अगला इसी में जो है वेल्थ की बात करते हैं, वेल्थ में ही। तो वेल्थ में AC पिगू आते हैं। AC पिगू जो कि 1919 की बात है, इन्होंने अपनी डेफिनेशन दिया, जिसमें इन्होंने बताया कि द रेंज ऑफ आवर इंक्वायरी बिकम रिस्ट्रिक्टेड टू दैट पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर दैट कैन बी बॉट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनटू द रिलेशन विद द मेजरिंग रॉड ऑफ मनी। यानी इनकी डेफिनेशन भी कई बार, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये कौन दिया है, ये सारी की सारी चीज़ें आप जो है तैयार रखिएगा। फिर इन्होंने एक बुक पब्लिश किया, बुक का नाम था इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, यानी इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर नाम की एक बुक इन्होंने पब्लिश किया था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बुक से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कई बार पूछे हुए, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है फोकस करिएगा। अगला जो है स्कैस डेफिनेशन, स्कैस डेफिनेशन, इसमें जो है इसको देने वाले हैं प्रोफेसर लियोन रॉबिन्सन। इसको देने वाले कौन है, प्रोफेसर लियोन
रॉबिन्सन कब दिया था इन्होंने? 1931 में दिया था। इन्होंने एक बुक पब्लिश किया, बुक का नाम था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। और इन्होंने डेफिनेशन जो बताया, यानी कि डेफिनेशन क्या दिया, इन्होंने बोला इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशन बिटवीन इंड्स एंड स्क्वायर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो कह सकते हैं रॉबिन्स थे, उन्होंने बोला क्या कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है। साइंस में उन्होंने बात किया कि जिसके जरिए हम लोग ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं। जैसे मैंने अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले भी बताया था, ह्यूमन बिहेवियर का मतलब है कि हमारे और हम लोग कैसा बिहेव करते हैं पर्टिकुलर सिचुएशन में। जैसे अगर किसी गुड्स की प्राइस बढ़ जाती है, घट जाती है, तो कैसा बिहेव करते हैं, क्या ज़्यादा खरीदते हैं, ज़्यादा परचेज नहीं करते, ये सारी की सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं। तो इसीलिए बोला गया कि आप कैसा बिहेव करते हैं पर्टिकुलर सिचुएशन में, जिसमें बताया कि इंड्स का मतलब हो गया ह्यूमन वांट्स, और स्क्वायर मीन्स का मतलब हो गया विच हैव अल्टरनेटिव यूजेज का मतलब हो गया रिसोर्स को लेके। तो इनकी पूरी डेफिनेशन जो है क्या है, पूरी की पूरी डेफिनेशन जो है अनलिमिटेड वांट्स, स्क्वायर मीन्स और अल्टरनेटिव यूजेज के ऊपर फोकस था। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनके डेफिनेशन में किन चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया। तो मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया। पहला, इन्होंने जो है एक नया कॉन्सेप्ट दिया अनलिमिटेड इंड्स के बारे में, यानी अनलिमिटेड इंड्स का मतलब अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स के बारे में। फिर स्क्वायर मीन्स अल्टरनेटिव यूजेस, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है नया कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। इनका डेफिनेशन में किस चीज़ के फोकस किया गया? चॉइसेस के ऊपर। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमें क्या करना पड़ता है, ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, और जो है लिमिटेड हमारे रिसोर्स है, तो उसमें हमको चॉइस करना पड़ता है। तो इन्हीं के डेफिनेशन में यहाँ पे पहली बार देखा गया कि चॉइस की बात किया गया। चॉइस में इन्होंने बताया कि जो है इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट, यानी कि इन्होंने पूरा का पूरा इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस किया हुआ है इनकी डेफिनेशन में। फिर इट टेक अकाउंट्स इन ऑल द ह्यूमन एक्टिविटी, यानी ह्यूमन एक्टिविटी की जितनी भी सारी चीज़ें होती है सारी की सारी इनकी डेफिनेशन में देखा गया था। फिर इसके बाद अगला जो डेफिनेशन है वो है ग्रोथ की डेफिनेशन। इसको पॉल ए सैमुएल्सन ने दिया था, यानी कि ग्रोथ की डेफिनेशन में पॉल ए सैमुएल्सन आते हैं। इनके साथ साथ एक दूसरे इनके सपोर्टर थे, उनको हम लोग जेकब विनर कहते हैं, जेकब विनर भी है। और उन्होंने एक डेफिनेशन दिया था इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिक्स डू, यानी इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिक्स डू। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, ये आपके जो है डेफिनेशन में, यानी कि ग्रोथ डेफिनेशन में आती है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज इकोनॉमिक, यानी कि इकोनॉमिक्स क्या है, इनके आधार पे जो है आप जो है देख सकते हैं इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिक्स डू। तो कौन दिया था? जेकब विनर ने दिया था। फिर अगला जो कॉन्सेप्ट है, अगला जो इकोनॉमिक्स का जो है कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट को जो कौन दिया था, तो वो थे वांटलेसनेस डेफिनेशन। कौन दिया था? जेके मेहता। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है आपका डेफिनेशन से पोर्शन से कवर होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे एक नए तरह के क्वेश्चन के ऊपर, फोकस करेंगे कि क्या कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन का कैसे आप सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको ये सारी की सारी चीज़ें देखना है तो आप हम लोग पहले इसमें देखते हैं। पहले देखिए जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस तरह से है कुछ, चलिए फिर से बोलते हैं यहाँ से फिर। हाँ चलिए, तो फिर अब हम लोग बात करते हैं कि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरह के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। पिछले साल जो बीएचयू का एंट्रेंस का एग्जाम हुआ उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जैसे असर्शन एंड रीजनिंग का, मैचिंग के कुछ क्वेश्चन पूछे गए। तो उन क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट देख के बहुत सारे उनके दिमाग में आने लगा ये कैसा क्वेश्चन है, पहली बार क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो उस तरह के क्वेश्चन को मैं बताऊँगा और उसमें जो है आपको बताएंगे ऐसे ऐसा ट्रिक जिससे लगेगा कि ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, हमने जो है इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा नहीं था, इस वजह से जो है क्या हो गया कि हमें वो क्वेश्चन कर नहीं पाए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है आपको कि कह रहा है कि मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि ये क्वेश्चन है कि इसमें आपको कॉलम फर्स्ट और सेकंड को क्या करना है, मैच करना है। अब देखिए यहाँ पे ये सारे के सारे क्वेश्चन अगर आपने जो है डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के बारे में जो डेफिनेशन उन्होंने दिया था वो सारे के सारे क्वेश्चन अगर आपने देखा है या पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लिया है तो ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा इजी नहीं, अब कह सकते हैं कि ज़्यादा हार्ड नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, इजी है। देखिए सबसे पहले एक तरफ कॉलम फर्स्ट है जिसमें डेफिनेशन दिया है, दूसरी तरफ कॉलम सेकंड है जिसमें आपके इकोनॉमिस्ट के बारे में यानी इकोनॉमिस्ट के
नेम्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे यही समझना है कि देखिए कि सबसे पहले कह रहा है कि अ साइंस विच इंक्वायर्स इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। यानी जैसे आप समझ रहे होंगे क्या कि अ साइंस विच इंक्वायर्स इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये डेफिनेशन किसने दिया था? आपको मालूम है कि ये डेफिनेशन जो कौन दिया था? एडम स्मिथ ने दिया था। तो आप ऐसे क्या कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं कि जो पहला ऑप्शन है उसका जो है कौन से ऑप्शन के साथ? डी। तो ये पहला जो है क्या है? डी के साथ जो है मैच हो रहा है। तो इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं? द रेंज ऑफ आवर इंक्वायरी become restricted to that part of social welfare that can be brought directly and indirectly into the relation with the measuring rod of money। ये डेफिनेशन मैंने बताया था, एसयू पिगू ने दिया था। तो ये डेफिनेशन एसयू पिगू की है, यानी कि अगर आप दूसरा वाला ऑप्शन देखेंगे तो दूसरा वाला ऑप्शन जो है ए के साथ मैच कर रहा है। तो आप ऐसे लिख लीजिए, दूसरा वाला ऑप्शन क्या है? ए के साथ मैच कर रहा है। फिर इसके बाद आप तीसरा जो डेफिनेशन देखेंगे, साइंस विच डील्स विद द वेल्थ। यानी मैंने बताया था कि जो वेल्थ के बारे में बात किया गया था, वेल्थ की डेफिनेशन में अल्फ्रेड मार्शल एडम स्मिथ और साथ ही साथ जो है मैंने बताया था जेबी से और एफ.ए. वाल्कर के बारे में मैंने बताया था। तो जो जेबी से थे उन्होंने बताया था कि साइंस विच डील विद द वेल्थ, ये उन्होंने बात किया था। तो आपका जो है ये तीसरा जो ऑप्शन होगा उसका जो है बी के साथ मैच है। ये आपने देखा था, मैंने पढ़ाया भी था तो आपने देखा था वहाँ पे। फिर चौथा जो डेफिनेशन है कह रहा है इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशन बिटवीन इंड्स एंड स्क्वायर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेज। तो ये देखिए जो चौथा ऑप्शन है, इसको बिना आप अगर आपने 3 को सही से मैच कर लिया तो चौथे को जो है आपको कुछ नहीं करना है, सीधे जो आप जो ऑप्शन बचा है उसको क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये जो है चौथे ऑप्शन। तो आपको करना क्या है कि जो भी आपके जो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहले आपको जो है अगर ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है या ऑफलाइन हो रहा है तो सबसे पहले आप इन ऑप्शन को जो है जो करेक्ट मैच हो रहा है पहले उसको आप क्या करिए, एक जगह लिख लीजिए। और इसके बाद अब अगला क्या करना है कि आप यहाँ पे आपको कोड दिए रहेंगे। तो कोड में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि पहला का मैंने बताया था कि डी के साथ, यानी पहला डेफिनेशन डी के साथ और दूसरा का जो है ए के साथ और तीसरा का इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप जो है देख सकते हैं इन सारे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं आप। तो इसमें ऑप्शन सी जो है क्या है आपका राइट आंसर होगा। वहाँ पे मेरा जो है मैंने उसको इरेज कर दिया तो इस वजह से मैंने उसको दिखाया नहीं, लेकिन इसमें जो ऑप्शन नंबर सी जो है क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, ये जो है इसमें पूछता है कि कौन सा ऑप्शन जो है, इसका क्वेश्चन पूछा भी है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयर, यानी इसमें जो है कौन सा जो है करेक्ट पेयर है। तो वही क्वेश्चन है जो मैंने पिछला था, उसी चीज़ को मैंने पूछ दिया कि इसमें से कौन सा जो है करेक्ट पेयर है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है कि आपको पहला डेफिनेशन सेम है, यानी डेफिनेशन में आपको कोई अंतर नहीं दिखेगा। बट यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा क्या है कि आपने जो इकोनॉमिस्ट है उनके नाम में चेंजेस देखने को मिलेंगे। पहला जो है अ साइंस विच इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, इसने कौन दिया था, ये दिया था एडम स्मिथ ने दिया था, जो कि ऑप्शन यहाँ पे दिया एसी पिगो। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो ये करेक्ट पेयर नहीं, यानी कि ये वाला ऑप्शन यानी कि ऑप्शन 1 और ए का जो है करेक्ट पेयर नहीं है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब आपके अगले जो क्वेश्चन पता है, द रेंज ऑफ आवर इंक्वायरी become restricted to that part of social welfare that can be bought directly or indirectly in relation with the measuring rod of money। और हम लोग जानते हैं कि इस डेफिनेशन को कौन दिया था, इस डेफिनेशन को एसी पिगू ने दिया था और यहाँ पे इनके सामने जो नाम लिखा है रॉबिन्स ने। तो ये दोनों क्या है, यहाँ पे दोनों मैच नहीं है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया आपका गलत हो गया। हमें क्या करना है, जो करेक्ट पेयर है, यानी करेक्ट पेयर का मतलब कि इकोनॉमिक्स का जो डेफिनेशन है और इकोनॉमिक्स का जो नाम है वो दोनों क्या है एकदम मैच करने चाहिए। अब अगला जो है तीसरा डेफिनेशन अगर देखेंगे, साइंस विच डील विथ वेल्थ, यानी ऐसी साइंस जो वेल्थ से क्या करती है, डील करती है। तो ये इसके सामने लिखा गया है जेबी से, जो कि करेक्ट है, यानी कि यही डेफिनेशन कौन दिया था, जेबी से ने दिया था। तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा, यानी करेक्ट होगा। तो जब हम लोग ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि ऑप्शन का 3 और ए, यानी कि ऑप्शन 3 और ए जो है क्या है करेक्टली मैच है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला चौथा ऑप्शन देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स विच इज साइंस विच स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशन बिटवीन इंड्स एंड अल्टरनेटिव। ये सारी की सारी चीज़ें कौन दिया था, रॉबिन्स ने दिया था। तो जो कि ये क्या है
ये रॉबिन्स का जो क्या है एक तरह कह सकते हैं कि ये जो है पेयर अनमैच्ड है, यानी कि मैच नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं कि जो ऑप्शन कह सकते हैं कि 3 और ए से मैच है, वही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कोड जो है कह सकते हैं कि यहाँ पे कोड दिया है, ए का ए से मैच है, ये गलत मैच था। 2 का बी से मैच है, ये भी गलत था। 2 का 3 से मैच था, एकदम करेक्ट था, ये सही था। ये भी क्या था, गलत था। तो ऐसे ऐसे क्या कर सकते हैं आप जो है एक एक क्वेश्चन का जो है आप जो है वहाँ पे एनालाइज करके जो है बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। अगला जो है आपका ये जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारा एक तरह कह सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन जो आया था बहुत सारे बच्चों ने कह दिया था कि ये क्वेश्चन तो हमने कभी पढ़ा नहीं है। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं कि क्या है ये। तो देखिए इस क्वेश्चन का मैं एक ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक अगर आपको समझ में आ गया तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा एक असर्शन है और उसके पीछे एक रीजन है। असर्शन और रीजन जब भी यानी असर्शन और रीजन एक दो यानी कि एक तरह का दो स्टेटमेंट है। ध्यान से सुनिएगा, ये एक तरह का दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। ये दो स्टेटमेंट है। इन दो स्टेटमेंट पे एक असर्शन बोल रहा है और एक रीजन बोल रहा है। ये दो स्टेटमेंट है। इन दोनों स्टेटमेंट में पहली चीज तो क्या देखना है आपको कि ये दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है। पहले ये चीज फोकस करना है कि ये पहला जो असर्शन वो सही है या गलत है। ये सही और गलत कब पता चलेगा, जब आप जो है बेसिक थ्योरीज को आप अच्छे से पढ़ेंगे, यानी जो मटेरियल है सब्जेक्ट मैटर उसको आप जब पढ़ेंगे तो अब आपको ये समझ आएगा कि ये असर्शन जो है ये सही है या गलत है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो ये देखिए क्या करना है, यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए कि लिखा है असर्शन जो लिखा है, द प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी गिव बर्थ ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट। यानी इसमें बताया गया कि मैंने बताया था जब मैं बता रहा था रिलेशन बिटवीन स्कैर्सिटी और इकोनॉमिक्स, तो उसमें मैंने बताया था कि इकोनॉमिक जो बर्थ होता है, इकोनॉमिक्स का जो बर्थ होता है वो किसकी वजह से होता है, स्कैर्सिटी की वजह से होता है। तो ये ऑप्शन या ये कह सकते हैं असर्शन जी क्या है, एकदम राइट है। द प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी गिव बर्थ टू इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट। यानी क्या किया कि स्कैर्सिटी के प्रॉब्लम ने ही क्या किया, इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट का बर्थ किया। तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, एकदम करेक्ट हो गया, ये करेक्ट हो गया। तो ये देख लिया, मैंने बोला क्या, पहले आपको देखना है कि जो असर्शन है और रीजन है करेक्ट है या इनकरेक्ट है। फिर इसके बाद हम लोग ऑप्शन पे जाएंगे, फिर वैसे क्या कर लेंगे, करते जाएंगे। फिर दूसरा अगर आप रीजन को देखेंगे तो रीजन देयर रिलेशन इज सच दैट, यानी कि इकोनॉमिक्स और स्कैर्सिटी में उसका रिलेशन ऐसा होता है, इफ देयर इज नो स्कैर्सिटी देयर इज नो नीड ऑफ फॉर द इकोनॉमिक्स। यानी यहाँ पे ये चीज़ समझना था कि अगर आपके पास क्या है कि अगर स्कैर्सिटी नहीं होगी तो कह सकते हैं इकोनॉमिक्स भी नहीं है। तो ये भी ऑप्शन मैंने बताया था, ये भी कुछ कॉन्सेप्ट को मैंने बताया था कि अगर आपका कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स का बर्थ स्कैर्सिटी की वजह से होता है, अगर आपके इकोनॉमी में स्कैर्सिटी नहीं है तो इकोनॉमिक्स का भी नहीं होगा। तो ये दोनों ही ऑप्शन क्या है, एक तरह का कह सकते हैं कि दोनों ही कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट है वो क्या है, एकदम सही है। तो ये दोनों सही है। जब आपको ये पता चल रहा है कि इसमें से जो स्टेटमेंट है, अगर दोनों स्टेटमेंट अगर आपका क्या है कि सही है, तो अगर दोनों स्टेटमेंट सही है, पहला और कह सकते हैं कि असर्शन और रीजन दोनों सही है, तो आपका ए और बी में से ही कोई ना कोई ऑप्शन होगा। ये ध्यान रखिए, ये मैं बता रहा हूँ कि एकदम 100% दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि अगर आपका असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हो गया तो आपको क्या करना है कि इसमें असर्शन यानी कह सकते हैं कि ए और बी इन्हीं दोनों ऑप्शन में क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें सी और डी ये दोनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, आपके रॉन्ग हो जाएंगे। ये पहला कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को करने का। यानी पहले आप क्या करिए कि सबसे पहले देखिए कि दोनों स्टेटमेंट यानी असर्शन और रीजन दोनों सही है या गलत है। अगर दोनों सही हुए तो आपके जो कह सकते हैं कि ए और बी, ऑप्शन ए और बी दोनों सही होंगे और ऑप्शन सी और डी क्या होगा, ये गलत होगा। समझ आ गया। दूसरा, अभी मैं और भी सारी चीज़ें बताता हूँ, लेकिन पहले यहाँ पे अगर इसमें से एक भी कोई गलत हो गया,
अगर सपोज दैट कह सकते हैं असर्शन हमारा सही है और रीजन आपका गलत है, तो अब ये जान जाइए कि ऑप्शन ए और बी में कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा और बी रॉन्ग हो जाएगा। इसमें आपको क्या हो जाएगा, सी और डी में देखना होगा। और सी और डी में अगर आपको जो है सपोज दैट क्या है कि अगर आपका जो है असर्शन रीजन जो है क्या होगा गलत हो गया, तो इसका मतलब रीजन जो है गलत हो जाएगा, तो इसका मतलब जो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्या है कि अगर इसमें से जो है असर्शन अगर आपका सही हो गया, अगर गलत हो गया, असर्शन यहाँ पे आपका गलत हो गया, रीजन आपका सही हो गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे असर्शन अगर गलत होता है तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पहले एनालाइज करिए कि असर्शन और रीजन कौन सा सही है, रीजन सही है, असर्शन सही है, फिर इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट करना शुरू कर दीजिए, जैसे मैंने पहले बता दिया। तो ये था आपका यहाँ पे। अब समझने की कोशिश करिए, एक बार और मैं बताता हूँ कि अगर दोनों असर्शन और रीजन, पहले देखिए सही या गलत है। अगर असर्शन रीजन दोनों सही है तो मैंने बताया क्या कि आप चूज करेंगे कि ए और बी में ही क्या होगा, आपका सही होगा। समझ में आ गया। दूसरी चीज, अगर आपको इसमें, अब इसमें ए क्या कह रहा है, इसमें ए कह रहा है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, यानी दोनों असर्शन और रीजन जो है दोनों सही है। रीजन यानी आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी रीजन जो क्या कर रहा है, असर्शन का पूरा अच्छे से क्या कर रहा है, एक्सप्लेनेशन कर रहा है। ये चीज समझना है। दूसरा चीज है क्या है कि दूसरा कह रहा है कि बोथ असर्शन एंड रीजन क्या है, करेक्ट है, लेकिन यहां पे कह रहा है कि रीजन इज नॉट, कह सकते हैं रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे समझना है, यही चीज समझना है। अब इस चीज को पता करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आपका यहाँ पे आ जाता है, सपोज दैट यहाँ पे आ जाता है कि दोनों ही ऑप्शन क्या हो गया, आपका सही हो गया, यानी असर्शन और रीजन क्या हो गया, सही हो गया, तो उस केस में आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाला सही है, ये वाला सही है। तो इसको समझने के लिए मैं बताता हूं कि आप क्या करिएगा कि पहले जो दिया है असर्शन और जो रीजन, उसके अंदर एक एंड लगाइएगा, और एंड लगाइएगा, और अगर फिर से इसको क्या करिए, रीड करिए। द प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी गेव बर्थ टू द इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट एंड देयर सच रिलेशन इज सच दैट देयर इज नो स्कैर्सिटी एंड देयर इज नो नीड फॉर द इकोनॉमिक्स। यानी यहाँ पे देखने की बात है, यहाँ पे एंड लगाइएगा। अगर पूरा का पूरा अगर सेंटेंस एकदम करेक्टली जो है आपका मीनिंग निकल रहा है, तो इसका मतलब हो गया आपका ए जो है क्या होगा, सही होगा। अगर मीनिंग अच्छे से नहीं निकल रहा है, या ए का एक्सप्लेनेशन जो है कह सकते हैं, असर्शन का एक्सप्लेनेशन अगर आर नहीं है, रीजन नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। यही है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का असली तरीका। तो यही था, यानी यही इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, पूरे असर्शन और रीजन को सही से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं। तो ये था आपका असर्शन और रीजन। अगर अभी भी नहीं आ रहा तो एक बार मैं और शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले आप इन तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे, असर्शन और रीजन को दोनों को क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या सही है गलत है दोनों को। अगर दोनों सही हो गया तो फिर आप क्या करेंगे, इसमें ए और बी में क्या देखेंगे कि ए और बी ही ऑप्शन आपका सही होगा, करेक्ट होगा। अब अगर सपोज दैट क्या है कि अब देखना है कि इसमें से ए है या सही है या बी है, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको दूसरी चीज काम करना होगा कि आप देखिए इसके बीच में एंड लगाइए, और अगर अच्छा यानी करेक्ट मीनिंग या कह सकते हैं कि करेक्ट चीजें आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। यानी कि अगर आपने क्या कर दिया, इसको पढ़ा और उसमें एंड लगाया और सारी की सारी चीज़ें एकदम क्लियर होती जा रही हैं, तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर यहाँ पे अगर सारी मीनिंग समझ में नहीं आ रही है, यानी कि ये बात किसी और चीज़ की कर रहा है, ये किसी और चीज़ की बात कर रहा है, लेकिन दोनों ही ऑप्शन सही है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अगर इसमें क्या होगा कि अगर इसमें से कोई भी ऑप्शन गलत हो गया, तो उस ऑप्शन में क्या होगा कि अगर कोई भी ऑप्शन गलत हो जाएगा तो आप केवल क्या करेंगे, सी और डी को देखेंगे। अगर आपका असर्शन गलत हो जाता है, रीजन अगर आपका सही हो जाता है, तो उस केस में आपको देखना है कि असर्शन अगर गलत होता है और रीजन आपका सही होता है, तो ऑप्शन डी अगर सही होगा।
अगर आपका जो है रीजन क्या हो गया, गलत हो गया, तो रीजन गलत हो गया, असर्शन सही है, तो इसका मतलब है कि क्या है कि आपका सी वाला ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, असर्शन और रीजन के क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला हम लोग बात करेंगे, अगला जो लास्ट क्वेश्चन होगा इस क्लास का, उसमें हम लोग बात करेंगे विच अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द वेल्थ डेफिनेशन, यानी कि इसमें से कह रहा है कि इसमें से कौन जो है वेल्थ डेफिनेशन से एसोसिएटेड है। ध्यान रखिएगा, वेल्थ डेफिनेशन जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि सबसे पहला एडम स्मिथ का नाम आता है, दूसरे पे जेबीसे का नाम आता है, तीसरे पे एफ ए वालकर का नाम आता है। तो इसमें जो है इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो इस ऑप्शन में कहीं पे भी जो है एडम स्मिथ का नाम नहीं है। तो बहुत बार लड़कों का, या कह सकते हैं कि जो भी बच्चे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको जो है कहते हैं कि ये क्वेश्चन ही गलत है ना, ये क्वेश्चन गलत नहीं है, आपने कम कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। अगर आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट का पढ़ना है तो आप अल्पाइन क्लासेस को ज्वाइन करिए, आप यहाँ से सारी चीज़ें एकदम अच्छे ढंग से ब्रॉड वे में एकदम कह सकते हैं इन डेप्थ, या कह सकते हैं पूरा का पूरा ब्रॉड सिलेबस आपको कवर किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लियोन रॉबिन्सन जो कि स्कैर्सिटी डेफिनेशन को दिया था, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे जो क्वेश्चन है उससे आप क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। तो लियोन रॉबिन्सन स्कैर्सिटी की डेफिनेशन दिया था। जेकब विनर ये जो है ये भी स्कैर्सिटी में आते हैं, तो इन्होंने यानी कि ये भी आपके उसमें नहीं आते हैं। एसी पीगू जो है ये वेलफेयर की बात किए थे। और जेबीशे मैंने बताया था, जेबीशे जो है क्या वेल्थ की डेफिनेशन दिया था। इन्होंने बोला था कि कह सकते हैं कि साइंस विच डील विथ वेल्थ इज कॉल्ड, यानी इन्होंने ये बोला था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, यानी डी का मतलब जेबीसे जो होंगे वो क्या होंगे, राइट आंसर होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं। अगर आपको जो है अच्छा प्रिपरेशन करना हो, अगर आपको जो है बीएचयू एंट्रेंस क्रैक करना हो, या सीयूसेट जो है जो भी होगा बीएचयू एंट्रेंस या सीयूसेट, उसको अगर आपको अच्छे ढंग से क्लियर करना है, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में आपको एडमिशन लेना है, तो अल्पाइन क्लासेस को ज्वाइन करिए। हमारे यहाँ जो है फुल कोर्स आपको हर एंट्रेंस के, चाहे वो कह सकते हैं कि बीएचयू बीकॉम हो, एमकॉम हो, नेट जेआरएफ का हो, सारी की सारी प्रिपरेशन आपके क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा कराए जाएंगे। और आप इंश्योर करिए कि आपका जो है सिलेक्शन पक्का होगा अगर आप जो है हमारे यहाँ से जो है स्टडी करते हैं। धन्यवाद।